हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम नेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है सीरीज स्टार्ट हमने किया हुआ है। ठीक है, अभी तक हम 9 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 10 होगी। अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पहली 9 वीडियोस में। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने एसिड बेस केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने कल एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, मतलब लास्ट क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी कंप्लीट किया था। अब स्टूडेंट, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सीसी, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहला पार्ट है ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला पार्ट होगा ये, जिसमें मैं सिर्फ 2 ईयर के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। एक जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 वो वाला, और एक आपका जून 2023। इन दो ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट नंबर 1 में। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 5 पार्ट्स और देखने को मिलेंगे। वो मैंने पिछली साल ही कंप्लीट कर लिए थे, इसी वे में बनाए हुए, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं वो भी। तो आगे के जो पार्ट्स हैं वो पिछली वीडियोस ही रहेंगी सेम टू सेम। वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और ये सीरीज चल रही है, इस अकॉर्डिंग उनको रीअपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 ये है। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2 भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 3 भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5 और देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 6। यानी कि इस पार्ट के अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 5 पार्ट और आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है उसमें आपको वॉल्यूम थोड़ी सी कम लगे, बस थोड़ा सा आप भाई देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कोशिश कीजिएगा मैनेज करने की। वो प्री रिकॉर्डेड है, पहले ही रिकॉर्ड की हुई है। उस टाइम पे वॉल्यूम का थोड़ा बहुत इशू रहता था, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक आपको वीडियोस देखने को और मिलेंगी, वो मैं अपलोड करता रहूंगा यहीं पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 6 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट ये रहा, 5 पार्ट और आपका अपलोड हो जाएंगे आने वाले डेज में। अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IITs हैं, CUET PG, CSIR नेट, गेट, या फिर जितने भी PGT एग्जाम होते हैं, आप हमारी ऐप पढ़ रहे केमिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे शानदार कोर्स अवेलेबल है इन सभी एग्जाम के लिए, जिनसे आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, पिछले 2 एग्जाम्स में ये देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, बहुत ज्यादा है ना, कुछ कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, उसका ये क्वेश्चन है। आपको कॉलम 1 में, है ना, कॉलम 1 में सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का डाटा गिवन है, और कॉलम 2 देखिएगा ध्यान से, फॉर द आउटर स्फीयर रिएक्शन। स्टूडेंट, आपको 2 टाइप का मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो अगर यहाँ पे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की बात करें, सबसे ज्यादा जो रेट होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जहां पे होती है, वहां पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कहां पे होंगी? जहां पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड आपको देखने को मिले, जहां पे आपको पाई एक्सेप्टर लिगेंड आपको देखने को मिले। दूसरे टाइप के जो रेट होता है वो नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग, स्पेशली ये नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग टाइप का जो ट्रांजिशन है वो Fe+2 से Fe+3 में देखने को मिलता है। Fe+2 से Fe+3 में देखने को मिलता है। उसके बाद होता है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन, ये वाला जो ट्रांजिशन है ये आपको क्रोमियम+2 एंड क्रोमियम+3 के बीच में देखने को मिलता है, क्रोमियम+3। और सबसे लास्ट में आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और यहां पे अगर आप देखेंगे ये होता है कोबाल्ट+2 एंड कोबाल्ट+3। रेट का ऑर्डर आपका ये रहता है। तो यहां पे रेट गिवन है और यहां पे आपको क्या गिवन है, अलग अलग कंपाउंड। तो CN आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, जो CN होता है वो आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है ना। CN जो है आपका वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो इसका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा।
अगर आप देखेंगे 10 की पावर 5, 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4, सबसे ज्यादा जो रेट दिख रहा है वो 10 की पावर 5 दिख रहा है। तो ए का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आते ही इसको हटा दीजिए एंड इसको हटा दीजिए। ये भी फर्स्ट है, ये भी आपका फर्स्ट है। सेकंड देखिएगा, ये आपका Fe+2 से Fe+3, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। देखो यहां पे मैंने आपको बताया नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग, Fe+2 और Fe+3 अगर है तो उनका जो रेट होता है उनका पाई एक्सेप्टर वालों से कम होता है, यानी कि सेकंड नंबर पे बी का आपको 2 देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में देख लीजिए, यहां पे भी बी का 2 है और यहां पे भी आपका बी का 2 है। देखिए अब इन दोनों का रेट कैसे देखा जाएगा। ये भी आपका कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3 का पेयर है, ये भी आपका कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3 का पेयर है। बट स्टूडेंट यहां पे एमोनिया लगा हुआ है और यहां पे ईएन लगा हुआ है। ईएन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। ईएन एज कंपेयर टू एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, इसीलिए ईएन का रेट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू NH3। ईएन का रेट ज्यादा रहेगा, तो 10 की पावर -4 बड़ा नंबर होता है एज कंपेयर टू 10 की पावर -6, इसलिए डी का आपको 4 देखने को मिलेगा, डी का 4 आएगा और सी का आपका 3 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये रेफरेंस बुक आपका हाउस क्राफ्ट से एज इट इज कॉपी किया गया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये आप जो रेफरेंस देख पा रहे हैं ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट बुक है हाउस क्राफ्ट आपका, तो वहां से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हो रही है, ये देखो आपका Fe वाला एग्जांपल देख लेते हैं। Fe देखो पहले तो Cn वाला था ना, Cn, तो ये देख लो FeCN6 4 नेगेटिव, और ये कुछ ये तो अलग अलग हो गए बेसिकली। ये देख लो आप यहाँ पे है ना, आयरन आ गया ना, आयरन का जो रेट कांस्टेंट आ रहा है सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट दैट इज 3। अगर En की बात करें En की तो वो 10 की पावर -4 होता है। अगर NH3 की बात करेंगे 10 की पावर -6 होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात स्टूडेंट? देखो यहाँ पे जो बाइपिरिडीन है वो भी पाई एक्सेप्टर होता है, PHAN भी पाई एक्सेप्टर होता है। पाई एक्सेप्टर वालों का जो रेट होता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नंबर किसका आता है जी? उसके बाद नंबर आता है आयरन का, और कोबाल्ट वालों का रेट आपका कम रहता है। कोबाल्ट का रेट सबसे कम रहता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी है, साथ के साथ रेफरेंस भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये आपका है। आपको बोला गया है यहाँ पे आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स है और ये इनके डेल्टा ओ की वैल्यू है, डेल्टा ओ। अब देखिए जो डेल्टा ओ है ना वो काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है। डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। भाई जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है उसका डेल्टा ओ उतना ज्यादा होता है। डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। डेल्टा ओ ये देखा गया है अगर आपके पास 3D से ज्यादा होता है 4D की मेटल का, 4D से ज्यादा होता है 5D की मेटल का। समझ में आ रही है बात? अब यहां पे देखिए, अगर बात की जाए इसमें, यहां पे फ्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड है, यहां पे फ्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वाटर भी वीक फील्ड लिगैंड है। अगर आप फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे इन चारों में से EN की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नंबर आता है वाटर का, और फ्लोरीन वालों की फील्ड स्ट्रेंथ आपका बहुत कम होती है। ये आपका फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर आप डी में देखेंगे, डी का ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है। कोबाल्ट की अगर आप देखते हैं यहाँ पे +3 है कोबाल्ट। Mn की अगर आप देखते हैं यहाँ पे Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये Ti जो है यहाँ पे Ti जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जब कंपैरिजन आपको करना है जब सेम मेटल आपको दिखाई दे, सेम मेटल। अब यहाँ पे मेन रोल रहेगा लिगेंड का, है ना। En की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, ज्यादा कम नहीं है, तो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसका जो डेल्टा O होगा वो सबसे ज्यादा। C का S आएगा, C का S सिर्फ एक ही ऑप्शन में, हटा दो सबको, C का S सिर्फ एक ही ऑप्शन में हटा दो। उसके बाद किसका नंबर आएगा? आयरन वाले का नंबर आएगा उसके बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर है ना, यहाँ पे वाटर है, तो आयरन वाले की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 21,800 के करीब। डी का क्या आएगा? डी का आर आ रहा है, एक मिनट रुकिए भाई, इसमें देखो थोड़ा सा कंपैरिजन और करना पड़ेगा,
ठीक है। सी का मैंने आपको बताया कि सी का एस आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर इन दोनों की बात करें, पहले ए और बी का कंपैरिजन देख लेते हैं। ए की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है ना। अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा है, सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी, जो सबसे कम डेल्टा ओ की वैल्यू होगी वो टीआई वाले की रहेगी, यानी कि आपका ए का आर आएगा। एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ है फिर यहाँ पे, सी का एस नहीं आएगा, ए का, इसको एक बार करेक्शन करनी पड़ेगी भाई। सी का, क्योंकि सी का एस अगर आ रहा है ना, ए का आर कंफर्म आ रहा है भाई, ए का आर कंफर्म, क्योंकि यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ भी कम है और ऑक्सीडेशन नंबर भी कम है। ए का आर आएगा भाई। एक बार इसको करेक्ट करते हैं, देखिएगा, इसका करेक्ट करते हैं। ए का आर इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का आर इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए, बी का एस दिया हुआ, बी का एस, बी का एस नहीं हो सकता भाई, बी का एस नहीं हो सकता, यही लग रहा है यार, ठीक है ना। सी का क्या आएगा, एस आएगा। अब ए का क्यू दिया हुआ है, ए का 17,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ए का, बी का पी दिया हुआ है, बी का पी, ये 21,800 दिया हुआ है। और सबसे कम जो वैल्यू दी गई है आपका, वो आपका जो डी है उसकी आर दी गई है, आर की वैल्यू सबसे कम यहां पे बताई गई। देखो ये नो डाउट, ये बात हमें पक्का ही समझ में आ गई है। अगर ई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, इसलिए, है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, इसलिए इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सी का एस आएगा। मैं आपको एक बार डाटा दिखाता हूं स्टूडेंट, ये भी हाउसक्राफ्ट बुक के डाटा से ही उठाया गया क्वेश्चन है, ये भी हाउसक्राफ्ट बुक के डाटा से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो ये दिख गया पहला आपका TiF6 नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ रही है 17,000 के आसपास, ठीक है। दूसरा जो मॉलिक्यूल था यहां पे, वो था ये वाला। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गई, है ना, यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां पे +4 हो गई, इसलिए इसकी डेल्टा ओ की वैल्यू 21,800 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, यहां पे जो EN था, ये रहा, देखो COEN का 3, इसकी जो वैल्यू होती है वो 24,000 के करीब होती है, 24,000 के करीब, ठीक है। और सबसे कम जो होती है, पहली बात तो ये आपका Fe+2 रह गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, और वाटर भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो यह बात बिल्कुल सही है। ए का क्यू आएगा, मैंने आपको डाटा दिखाया यहां पे, ए का क्यू यानी कि 17,000 के करीब वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको एक बार पूरे को क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, इसलिए इसकी डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो यहां पे डी का क्या आएगा, आर, डी का आपका आर आएगा, ये राजीव, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो इसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा रही होगी, वो 21,800 के करीब। तो बी का पी आ जाएगा और ए का आपका क्या हुआ आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी हाउसक्राफ्ट बुक का ही डाटा आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में पूछा गया था। अगर आपको बेसिक आइडिया तो आप इजीली कर पाते। रिएक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन X, आपके पास कोई X है, उसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई है, जिससे कि आपको व्हाइट कलर के पीपीटी मिले हैं, व्हाइट कलर के पीपीटी। स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इन एक्वस NaOH, ये जो मिलेंगे इसको फिर से एक्सस NaOH में, अच्छा क्या बोला गया है, अच्छा ये X है, इसकी रिएक्शन करवाई तो आपको Y मिलेगा, ठीक है, Y मिल गया जी, Y। बबलिंग H2S गैस इनटू, अब इसमें क्या किया गया, H2S गैस को पास करवाया गया है, फिर से हमें व्हाइट कलर के पीपीटी मिले हैं, ठीक है। और जब इस Z की रिएक्शन करवाई गई ना H2SO4 के साथ, तो आपको यहां पे अगेन X मिल जाएगा, आपको अगेन X मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया था XYZ बताइए। स्टूडेंट अगर यहां पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है ना, व्हाइट कलर के पीपीटी, यहां पे भी आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखिए PbS का कलर होता है, अगर हम बात करें PbSO4 लेड सल्फेट, इसका कलर होता है। अगर आप जिंक की बात करेंगे, डी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है Zn+2 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कलरलेस होता है, ये आपका कलरलेस। कलरलेस होने का मतलब हम व्हाइट भी बोल सकते हैं। तो Zn के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली आपको कलरलेस या व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। तो ये जो है ना, बेसिकली ये आपका ZnSO4 है। जब आपने ZnSO4 की रिएक्शन करवाई होगी NaOH के साथ,
तो आपको मिल गया होगा ZnOH का ट्वाइस, ये व्हाइट कलर के पीपीटी। और जब आपने इसके अंदर से H2S गैस पास करवाई तो आपको मिलेगा जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करवाएंगे वापिस से आपको मिल जाएगा ZnSO4। तो यहां पे जो की पॉइंट था, मेन पॉइंट था, वो ये था Zn+2 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो सोल्ट होते हैं, वो कलरलेस या फिर व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डायरेक्ट हाउसक्राफ्ट बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। तो देखो अभी तक मैंने आपको ये भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको हाउसक्राफ्ट में 4 क्वेश्चन करवाए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन हाउसक्राफ्ट बुक से उठाए गए थे। तो यहां पे कह रहे हैं द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस x, k इज यू हेयर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन। अब ये कह रहा है भाई n की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करेंगे 1, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या बनेगा, ये बनेगा AlH2O का 5, एक फ्लोरीन अंदर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका +2, क्या आएगा +2। n की वैल्यू जब आप 2 पुट करते हैं तो यहां पे आएगा AlH2O का 4 और F हो जाएगा आपका 2 और यहां पे आ जाएगा +1। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये आपका बनेगा AlH2O का 3 और F3 हो जाएगा और ये आएगा 0। स्टूडेंट देखिए अब आपको अगर आप यहां पे देखते जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो डिक्रीज करता है। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं, देखिए ए इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा, ठीक है। और ये पूरा इसका रेफरेंस है, अगेन हाउसक्राफ्ट बुक अगर आप जाएंगे पेज नंबर 182 पे आपको देखने को मिलेगा ये कंसेप्ट, 182 पे देखने को मिलेगा एज इट इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये देखिए तो यहां पे आपसे क्या बोला गया था भाई इस क्वेश्चन में, ये बोला गया, इन्होंने बता रहे हैं, ये फिगर ये शो कर रहा है, यहां पे ये बताया गया स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बिकम स्मॉलर एज मोर F नेगेटिव लिगेंड आर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे F का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपका डिक्रीज होता जाएगा, यहां पे यही बताई गई है। दिस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ K इज टिपिकली ऑफ मैनी सिस्टम, however the trend is not always as smooth in this figure। तो टोटली रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। जैसे जैसे आप देख सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 6, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है f की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे f की वैल्यू इंक्रीज होगी log k की वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगी, log k की वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला कोई एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 के साथ करवाई और साथ में कंसंट्रेटेड HCl लिया, जिससे कि हमें ये वाला कंपाउंड मिला 2 नंबर। और जब पहले वाले की रिएक्शन हमने ओनली NaNO2 के साथ करवाई तो हमें ये मिला। देखो ये बेसिकली ये कह रहा है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें यहाँ पे रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। ये लिया जी X यहाँ पे और ये आपका Cl2, इसकी रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पे NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो कह रहे हैं कि आपको जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है यहाँ पे वो कुछ ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा, CuNH3 का 5, यहां पे आपका Y होगा और ये आपका Cl2 होगा, ठीक है। इसको नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको नंबर 2 बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जब आपने इसकी रिएक्शन सेम 1 की रिएक्शन ओनली NaNO2 के साथ करवाई ना, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो CuNH3 का 5 और यहां पे आ जाएगा आपका Z और ये आएगा Cl2। तो ये 3 नंबर बोल रहा है। इतना बोल के अब इन्होंने डाटा गिवन है, इन्होंने बोला जो कॉम्प्लेक्स 2 आप देख पा रहे हैं वो 2 IR स्पेक्ट्रल बैंड शो करता है, एक 1310 पे, ये जो है इसके अंदर जो आएंगे 2 बैंड आ रहे हैं, एक 1310 पे बैंड आएगा और एक 1430 पे आएगा, IR के 2 बैंड्स देखने को मिलेंगे। और जो तीसरा आप देख पा रहे हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें जो बैंड आएंगे IR के वो 1065 पे आएगा और 1470 पे आएगा, ये 2 बैंड आपको देखने को मिलेंगे। अब पूछ रहा है X, Y और Z बताइए क्या होगा। स्टूडेंट ये बात तो समझ में आ गई कि यहां पे रोल है NO2 और ONO का, इसका यहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो स्टूडेंट अगर आप यहां पे वाटर लेंगे, वाटर,
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलती है। रेफरेंस में अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, रेफरेंस अभी हम यहां पे देखेंगे। तो ये पक्का हो गया कि यहां पे ये जो आप एक्स देख पा रहे हैं ये आपका क्लोरीन दिखाई देगा, क्लोरीन, क्योंकि कोबाल्ट +3 में जनरली आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट +3 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या देखने को मिलता है, 6 देखने को मिलता है। तो यहां क्लोरीन आएगा, यहां क्लोरीन आएगा, वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इन दोनों में से आपको आईआर का डाटा पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं स्टूडेंट, ये देखिए, इफ NO2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू मेटल थ्रू n एटम्स, है ना, ये बताया गया, वो NO2 होगा, NO2 के आपको दो सिग्नल 1470 और 1370 के बीच में एक सिग्नल आएगा, और दूसरा जो आएगा 1340 से 1320 में। तो यहां पे देखिए इन्होंने क्या डाटा गिवन था, एक आपका 1310 और एक 1430, मतलब कि ये वाला डाटा किसके लिए सेट बैठ रहा है भाई, देखना 1310, क्या यहां पे 1310 आ गया, इसके करीब ही है भाई 1310, तो ठीक है, यहां पे आ रही है बात समझ में, है ना। अगर और जाके नीचे देखेंगे, इफ NO2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू मेटल थ्रू वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम नाइट्राइटो फॉर्म में, और 2 NO2 विल सेपरेटेड 1485 और 1400 में, और ये आपका आ जाएगा 1110 से लेके 1150 में, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट, इसको पढ़ के आपको ये बात बतानी थी, ठीक है ना, इसमें आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखते हैं जो NO2 है उसकी जो वैल्यू आती है वो 1470 से ये, तो ये डाटा इसके साथ बैठ रहा है, देखो यहां पे भी NO2 आ जाए, यहां ON आ जाए, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, इसके लिए। और ONO के लिए इसकी जो वैल्यू है वो आपका ये वाली दोनों रहने वाली है 1000 के करीब। तो ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम से, देखो यार, NO2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू मेटल थ्रू ऑक्सीजन एटम, तो एक जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1400 से 1485 के बीच में आएगी, और एक आएगी 1000 से 1100 के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर यहां पे ये दोनों आ रही है इसका मतलब NO2 है, और यहां 1000 के करीब आ रही है इसका मतलब ONO है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये भाई हमारा कंप्लीट होता है, दिसंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, दिसंबर 23 वाले। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जून 2023 का क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, ये क्या है भाई आपका सीजियम 3 है, COCl5। हो सकता है कि आप इसको देख के बताएंगे जी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बट स्टूडेंट रियलिटी में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं होता है, यह आएगा COCl4, और यहां पे एक क्लोरीन आपका बाहर होता है, एक क्लोरीन आपका बाहर होता है। तो इसमें देखेंगे कोबाल्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 ही क्लोरीन होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। सेम काम आपको देखने को मिलेगी, ये जो अमोनियम का 3 नजर आ रहा है, और ये आपका ZnCl5, यहां पे भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि यहां पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट, बट यहां पे भी आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा, और ये अमोनियम आयन का आपका 3। देखो स्टूडेंट एक चीज और इससे नोट कीजिए, ये जो आप X देख पा रहे हैं -4 हो जाएगा। अब देखो इस Cl नेगेटिव की वजह से एक पॉजिटिव रहा होगा, और एक पॉजिटिव यहां पे, और इसकी वजह से 3 नेगेटिव, ओवरऑल आपका, है ना, इसकी वजह से 3 नेगेटिव रहा होगा। देखो इसके ऊपर -1 है, इसकी वजह से +1 रहा होगा, और इसकी वजह से -3 रहा होगा। तो ओवरऑल देखेंगे आपका -2 रहा होगा। तो यहां पे X की वैल्यू जो आएगी कोबाल्ट की, दैट इज +2। और जब आप कोबाल्ट +2 में होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिंक वाले को भी देखेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, यहां पे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 होंगे, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपसे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने S में भरना है, S में, और एक इलेक्ट्रॉन आपने P में भरना है, P में। तो बताइए कि कौन कौन सी टर्म सिंबल यहां पे पॉसिबल है। यहां पे ये रहा, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां भर दिया। तो देखो इसके लिए अगर हम बात करें स्मॉल l1 की जो वैल्यू वो क्या पॉसिबल हो सकती है, 0। S के लिए ये आपका बेसिकली क्या है, 1s ऑर्बिटल है, क्या है ये आपका, सॉरी 2s है।
और ये आपका 2p है। तो 2s के लिए जो स्मॉल l1 होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, वो l1 होता है, l1 की वैल्यू 0 होगी, एंड ये l2 की वैल्यू 1 होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर आप कैपिटल L की वैल्यू देखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, 1 ही आएगी। क्या आएगी 1। अगर कैपिटल, क्योंकि जो ये होता है समीशन, इन दोनों का सम होता है बेसिकली, है ना, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक वैल्यू होती है, तो वो अगर आप देखेंगे 1 आएगी यहाँ पे। अगर 1 आ गई, एस की L कैपिटल L की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पे आपका P टर्म आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, P टर्म। अब देखो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि इन दोनों की स्पिन सेम रहे। अगर इन दोनों की स्पिन सेम है तो स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2, यानी कि क्या आएगा 1। अगर स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, यानी कि 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हो सकती है। अगर दोनों की स्पिन आपका अपोजिट आ जाए, एक ऊपर की तरफ हो, एक नीचे की तरफ, तो ये माइनस, ये आपका -1/2, एक +1/2, एक -1/2, कैपिटल S आ जाएगा 0 एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1। तो ये आपका पॉसिबल है। अब देखो यहां पे J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, J की वैल्यू निकाली जाती है L-S से। तो एक तो आपका वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 1 - 0 करोगे तो 1 आ जाएगी, और अगर आप यहां पे 3 माइनस, एक मिनट रुकिएगा भाई, क्या कहा मैंने यहाँ पे, L की वैल्यू 1, ठीक है, और आपका ये 1 ही आएगी। फिर यहाँ पे क्या बनेगी जी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, तो वो क्या आती है, L-S से लेके और L+S तक की वैल्यू पॉसिबल होती है। तो L-S किया हमने स्पिन ये वाला, तो यहां एक बार S की वैल्यू 0 ली, तो L-S, और आप 1 भी ले सकते हैं, तो 1 लेंगे तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। J की वैल्यू दो पॉसिबल हो सकती है, 1 भी और 2 भी। तो पहले तो देखो P आ गया था, P स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, ठीक है। उसके बाद यहां पे 3p आ गया, 3p आ गया, 3p आ गया। अब J की वैल्यू पहले क्या ले सकते हो भाई, आप देखो L-S, तो 1 - 1 करोगे तो 0 भी पॉसिबल है भाई, है ना। 1 - 1 करोगे, क्योंकि अगर आप S की वैल्यू 1 लेते हैं तो 0 भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 वैल्यू यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं, J की 1 0 1 2 0 1 2। तो ये यहां पे 0 लिखा, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 2 लिखा, है ना, यहां पे 0 लिखा, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 2 लिखा। अब देख लो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपको ये चीजें दिख रही हैं। यहां सबसे पहले हमें दिख गया 3s0, ये पॉसिबल टर्म नहीं है, इसके लिए ये पॉसिबल टर्म नहीं, हटा दो इसको, ठीक है जी, हटा दिया यहां पे। उसके बाद देखो यहां पे भी s दिख गया, s ये भी पॉसिबल नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद देखो 1p1 3p2 3p, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, अच्छा हाँ 1p0 आ रहा है। देखो यहां पे जो टर्म आपके पास आ रही है वो देखना पड़ेगा, क्या 3p1 आपको नजर आ रहा है, देखो दोनों ऑप्शंस में 3p1 यहां पे भी है और 3p1 यहां पे भी है, ये दोनों हो गया, ठीक है, ये पॉसिबल होगा। 3p0 देखो ये रहा जी 3p0, 3p0 ये रहा 3p0, यहां पे भी है 3p0 एंड 3p0 यहां पे भी है। 3p2 ये रहा जी 3p2 यहां पे भी है और 3p2 यहां पे भी, इन दोनों में आ गया। अब देखना यहां पे बात आ रही है, ये कह रहा है 1p0, ये रहा जी 1p0, और एक है आपके पास 1p1। अब इनमें से कौन सी पॉसिबल होगी, ये बात आपको देखनी है जी। अगर आप बाकी तीनों ऑप्शन चेक करेंगे 1p1 1p1 1p1, तो क्या 1p1 कैसे आ सकता है भाई, क्या कोई पॉसिबिलिटी बना के देखें ऐसी जहां पे 1p1 आ जाए। तो देखो अगर आपने एक की स्पिन ऊपर की तरफ रखी और दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ रखी, ठीक है, तो इसके लिए ये 0 और ये +1, तो ये कैपिटल L की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 1 आ जाएगी। अगर कैपिटल L की वैल्यू 1 आ गई, ये रहा P, और यहां से अगर हम J की वैल्यू देखें तो J की वैल्यू क्या आएगी, L-S आएगी, L-S, तो दैट इज आपका ये रहा। तो भाई देखो इनमें कौन कौन सी टर्म पॉसिबल होगी वो अपने को देखना था, कौन कौन सी टर्म यहां पे पॉसिबल होंगी। तो ये बिल्कुल सेम हो गई है, ये आ गया आपका 1p0। देखो जब आपने यहां पे 1 माना है, देखना ध्यान से, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जब आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 मानी है, इसका मतलब कैपिटल S की वैल्यू आपका 0 रही होगी, है ना, और P माना तो L की वैल्यू क्या रही होगी भाई, 1 रही होगी। और जब आप L-S करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी,
L माइनस एस करेंगे तो 1 आएगी 1। तो यहां पे क्या दी हुई 0, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहां पे आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 मानी है, इसका मतलब डेल्टा जो s होगा उसकी वैल्यू 0 होगी और l की वैल्यू आपका 1 आ जाएगी p के लिए। तो l माइनस एस करेंगे तो यहां पे आपका 1 पॉसिबल है। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये भी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं डी स्टेटमेंट की बात करूंगा। इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म लिगेंड्स ऑफ रिडक्टेंट आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट। देखिए आपको ये बात पढ़ाई जाती है, अगर आप इनर स्फीयर मैकेनिज्म की बात करते हैं, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स वो रहता है, यहां पे क्लोरीन और ये आपका Cl2 आ गया। ठीक है, यहां पे पहली चीज तो आप ये देखिए कि ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +3। क्या होती है? +3 होती है। और इसी का रिडक्शन होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होगा, देखो जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो तो ऑक्सीडेंट होता है भाई, है ना। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ये आपका यहां पे ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट। दूसरा यहां पे कोई रहा होगा कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल यहां पे रहा होगा, है ना, और इसके ऊपर आपका +2, यहां पे आपका +2 का चार्ज है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये आपका रिडक्टेंट रहेगा भाई। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका रिडक्टेंट रहेगा, ये किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब ये कह रहे हैं इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म लिगेंड्स ऑफ रिडक्टेंट आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स ऑफ रिडक्टेंट आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट। देखिए आपको एक बात ये पढ़ाई जाती है स्टूडेंट, अगर आपके पास यहां पे आप पेयर देखेंगे, लबाइल एंड इनर्ट का पेयर होता है, एक लबाइल होना चाहिए एक इनर्ट होना चाहिए। अगर लबाइल कन्वर्ट हो जाए इनर्ट में और इनर्ट कन्वर्ट हो जाए लबाइल में, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे लिगेंड ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि यहां पे लिगेंड ट्रांसफर की कोई बात नहीं है। चलो एक बार बाकी और स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट्स क्या कह रही है। सी स्टेटमेंट को देखते हैं, इनर स्फीयर मैकेनिज्म ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट कौन सा, ये राजी ऑक्सीडेंट, ठीक है, पोजेस एटलीस्ट वन लिगेंड कैपेबल ऑफ बाइंडिंग साइमल्टेनियसली टू मेटल सेंटर। यहां पे देखिए जो ये Cl आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एज अ ब्रिज के तौर पे काम कर सकता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जो ऑक्सीडेंट होता है उसके पास एक ऐसा लिगेंड होता है जो ब्रिज के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी या वो आपका करेगा। सी बिल्कुल सही है, सी सही है। तो ये रहा जी सी, ये रहा सी और ये रहा सी, इसका मतलब इसको हटा देते हैं यहां पे। उसके बाद क्या कहा गया, बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इनर स्फीयर मैकेनिज्म reductant and oxidant share a ligand in their inner and primary coordination sphere which assist an electron being transferred। yes बिल्कुल, यहां पे भाई एक इलेक्ट्रॉन की, ये जो आप देख रहे हैं एक लिगेंड की शेयरिंग होती है और इसी से हमें आइडिया लगता है कि इलेक्ट्रॉन, इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी स्टेटमेंट। और वैसे अगर सी आ गया था तो बी भी आ ही जाना है, अगर सी आ गया था तो बी तो आ ही जाना है। अब ए पे आओ, अब ये कह रहा एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट, मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो। खुद का ऑक्सीडेशन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो है बेसिकली क्या करना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ठीक है, तो उसको रिडक्टेंट बोलेंगे। जैसे ये क्या करेगा, ये कॉपर, ये कोबाल्ट +2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा जिससे कि ये कोबाल्ट +3 में जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, ये बात बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद विद द कोऑर्डिनेशन सेल स्फीयर ऑफ ईच स्टेइंग इंटैक्ट, ठीक बात है। देखिए यहां किसी लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा कंपाउंड रिड्यूस होता है, और यहाँ पे जो बाकी की चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन सेल्स, फिर वो सारे इंटैक्ट रहते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी देख लो, ए बी सी इसमें आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब ये जो था ना, द इनर स्फीयर मैकेनिज्म, जो रिडक्टेंट होता है वो इनर्ट नहीं, वो लबाइल होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, लबाइल। तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। क्या होगा, इनकरेक्ट।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आपका रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, मिजलर की बुक से आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक येलो कलर का कंपाउंड है पी, उसका आपने एडिशन, उसको आपने अपॉन एडिशन ऑफ एक्वस HNO3 जब आपने उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाला तो वेरी पेल वोयलेट कलर आपको देखने को मिला। क्याउ की रिएक्शन जब आपने NaCl के साथ करवाई, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स मिला R। तो बताइए P क्याउ R क्या होंगे? स्टूडेंट पहले मैं इसका रेफरेंस दिखाता हूं आपको डायरेक्ट। ये देखिए, ये है वो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स। ये भाई आपका जो मिजलर की बुक होती है ना, उसका रेफरेंस है ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपने एसिड डाला तो आपको वेरी पेल वोयलेट कलर देखने को मिला। ये रहा जी आपका ये। उसके बाद इसके अंदर जब आपने NaCl डाला था, यानी कि Cl नेगेटिव, अगेन येलो कलर देखने को मिला था। तो ये P है, ये क्यू है और ये आपका R है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये देखिएगा, तो P कौन सा होगा जी? इन दोनों में से ये रहा P, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा क्यू और ये होगा R। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका बेसिकली TS डायग्राम से रिलेट करता है, TS डायग्राम से। ठीक है, तो यहां पे आपसे बोला गया है कि ये वाला है यहां पे, तो यहां पे ग्राउंड स्टेट टर्म को देख के पता लगता है। आपको रेका पैरामीटर B पूछा भाई, B इज क्लोजेस्ट टू। तो भाई अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म AG होती है, ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो A2G होती है, तो उसके लिए जो रेका पैरामीटर निकालने का फार्मूला होता है 15B। यहां पे जो आपका थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस में सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी होती है, माइनस में आपको क्या कर देना होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है या फर्स्ट जो आपका यहां पे ट्रांजिशन आ रहा है वो, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे देखो भाई, B इज इक्वल टू थर्ड वाली कौन सी है भाई? देखो, थर्ड वाली का मतलब होता है ये ग्राउंड स्टेट हो गई, और यहां पे अगर हम बात करते हैं ना, दिस इज क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 का मतलब होता है D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का होना भाई? क्रोमियम की आप सभी को अगर हम बात करते हैं मैग्नीज क्रोमियम के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक S से निकलेगा और 2 D से निकलेंगे, तो कितने बच जाएंगे? आपका 3 बच जाएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब होता है 2 होल ट्रांजिशन का केस होता है। हाँ, 3, एक मिनट रुकिएगा, यस। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 होल ट्रांजिशन। ये 2 होल आपको नजर आ रहे हैं, 2 होल ट्रांजिशन का ये केस होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो भाई, जो सबसे पहले वाली रहेगी ना, उसके लिए एनर्जी का गैप सबसे कम होता है, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपका बनेगा ये 1 है ना, एनर्जी का गैप सबसे कम। ये आपका सेकंड वाला बनेगा और ये आपका यहाँ पे थर्ड वाला बनता है। अभी मैं इसको बना के भी दिखा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसका ऑर्गल डायग्राम देखते कि काफी हद तक उसी से हिंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑर्गल डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं। तो वो आएगा आपका यहाँ पे 3F होता है और यहाँ पे आपका 3P होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नीचे के ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा T2G। क्या देखने को मिलेगा भाई? यहां सबसे नीचे ये आएगा A2G, यह आएगा T2G, ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है इस तरीके से, यह आएगा T1G, ये T1G F वाला होता है और ये आपका जाएगा T1G P वाला होता है। तो पहला ट्रांजिशन होता है A2G से T2G। ठीक है, तो इसी को मैंने बोला कि हमारा पहला ट्रांजिशन है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आपसे जो आंसर पूछा है स्टूडेंट, यहां पे डाटा आपको नैनोमीटर में गिवन है और आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछा है। इसके लिए आपको 10 की पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 वाला की वैल्यू कितनी है? 291, प्लस में 10 की पावर 7 और 2 वाले की वैल्यू कितनी है? 441। ठीक है, और माइनस में 3 टाइम्स ये आपका, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपका? 671 नैनोमीटर। इसको अगर आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है भाई, अभी जो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, वहां पे आपका कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। तो ये देखिए 10 की पावर 7 को 2, 2 4, 2 6 और 1 7, इसको डिवाइड कर दीजिए 291 से। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू लगभग आपका 34,364 के करीब आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 441 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 22,675 के आसपास,
माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 3 से कीजिए और अब इसको डिवाइड कीजिए 671 से, तो इसकी वैल्यू आएगी आपका -44,709। ठीक है, अब इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 22,675, फिर से माइनस करते हैं इसमें 34,364, ये तो भाई गड़बड़ आ गई, डाटा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने, है ना। तो इसमें हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 और 1 5, इसको डिवाइड किया 291 से, ठीक है, और इसको डिवाइड किया 441 से, 22,000 भी ठीक आ रहा है, और इसकी मल्टीप्लाई की 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, और इसको डिवाइड करना आपने 671 से, 44,709, ठीक है। अगर मैं 34,364 में ऐड करता हूं 22,675 और माइनस करता हूं 44,709, तो ये तो भाई आपकी वैल्यू अलग आ रही है, अलग आ रही है वैल्यू, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें। अच्छा ये भाई ये देखो, अभी गड़बड़ जो हो रही है ना, 15 से और डिवाइड कीजिए, आपसे सिर्फ बी पूछा है, 15 बी होता है, अगर आपको सिर्फ बी चाहिए तो इसको 15 से और डिवाइड कीजिए, तो ये जो नंबर आ रहा है ना आपका 12,330, इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड करो, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप 15 से डिवाइड करते तो 822 के करीब आंसर आ रहा है, तो ये देखो 827 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म ये वाली होती है यहां पे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 15b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको सिर्फ b पूछा था, तो ये जो नंबर आएगा इसको डिवाइड कर देना 15 से, यहां पे डाटा नैनोमीटर में था, अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसलिए मैंने इसको 10 की पावर 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो ये हमारा भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको पहले 10 क्वेश्चंस जून दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था वो, और जून वाला, इसके बाद के जो 5 पार्ट हैं वो मैं आपका पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूं, एक एक करके अपलोड करता चलूंगा, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। एक चीज जो पहले पढ़ा रखी है, इसी वे में पढ़ा रखी है, तो उसको दोबारा पढ़ाने का कोई मीनिंग बनता नहीं है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, बाकी के 5 पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को पढ़ना। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।